A very good morning, everybody listening me. ट्यूसडे 23 जून हो रही है। दिमाग में जो चल रहा है पहले उसको रिवील करो। मेरे दिमाग में भी म्यूज़िक चल रहा है। म्यूज़िक म्यूज़िक स्टार्ट करो लेके प्रभु का नाम, पर हम कहेंगे पढ़ाई स्टार्ट करो लेके प्रभु का नाम। तो जब ऐसे स्क्रीन पे कोई पढ़ाता है तो मुझे ना आजकल के जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो याद आते हैं, क्योंकि वो स्क्रीन में ही सब चीज़ें स्लाइड्स वगैरह यूज़ करके जो उनके पीछे बैक टीम उनकी मदद करती है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरलाइन करवाते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे लिखने बैठेंगे बहुत टाइम चला जाएगा। फिर जिस कॉलेज की मैंने स्टडी की है वहाँ पे तो ग्रीन बोर्ड ही यूज़ हो रहे हैं। गलती नहीं है कि हर एक इंसान के पीछे तो जा रहा है बट मैच नहीं हो पा रहा। जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बहुत सारे टीचर्स आपको मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर जो आपको डेप्थ में हर चीज़ को कवर करवा रहे हैं और वो आपको रिलेट भी कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में हो क्या रहा है। बट कई बच्चों का फोकस हिला पड़ा है, जैसे मेरा हिला पड़ा है, कल एग्ज़ाम है मेरा, मेरी नींद नहीं पूरी हुई है, ये चीज़ें आ रही हैं, इनको डिस्कस करो। एक बारी निकाल दोगे तो टेंशन नहीं होगा। और क्या चल रहा है दिमाग में, कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं कि मुझे इस कोचिंग सेंटर में होना चाहिए था। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश बचपन में अच्छी लगती तो आपको इंग्लिश के टीचर होना, आप सोचते थे यार इंग्लिश तो बहुत इजी है, बट आज के टाइम में उसकी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आजकल के टाइम में बच्चों को टीचर ऐसा चाहिए जो हर एक अलग तरीके से पढ़ाए, यूनिक तरीके से पढ़ाए, नहीं तो पढ़ाने वाले बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे। उनको सब नया नया चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़ पहले सीख चुके हैं उससे बोरिंग हो गए हैं। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, उसमें तो आपको डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आके बाहर मार्केट की सिचुएशन डिस्कस करते हैं ना, कि जब वो मार्केट में निकलते हैं उनको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, आप तो केवल और केवल कोचिंग सेंटर की मार्केट में घूम रहे हो, आप ये देख रहे हो कि उसने अभी यूजीसी नेट का चैनल स्टार्ट किया था, आप कब करोगे। उसने पहले वो चीज़ पढ़ा दी, आप कब पढ़ाओगे। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा उसने वो कंटेंट डाल दिया, आपने डालना था, बट आप ये चीज़ में फंसे पड़े हो। आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि उनको जॉब मिल गई, मुझे जॉब नहीं। ये डिस्कस करने वाली चीज़ें हैं, आई नो, बट जब तक आपका कंटेंट या आपका जो भी सिलेबस का टॉपिक कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो कॉन्सेप्ट और टॉपिक यूज़ किया करना ज़रूरी है। कंटेंट हम कंटेंट वाला काम ही नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। कंटेंट अगर मैं एक वर्ड यूज़ करूँ तो वो आता है बेसिकली यूट्यूब के लिए, बट रियल लाइफ में टॉपिक बोला जाता है, सिस्टम बोला जाता है। जब कोई बेसिकली टीचर मीडिया का यूज़ करके किसी भी स्टूडेंट की इंटरव्यू लेता है तो वो 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है। कभी वो टीचर बन रहा है, कभी वो कंटेंट क्रिएटर भी बन रहा है, कभी वो मीडिया के लिए एंकर की तरह भी काम कर रहा है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, उस पे आपने फोकस नहीं करना। मेरा बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि मेरा इस चीज़ों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी मेरे दिमाग में बार-बार वो चीज़ चल रही है। एजुकेशन मिनिस्टर ये बोल रहे हैं बार-बार। ये वीडियो मैंने जब देखी थी, मेरे मामू कहते बेटा आपको समझ आ रही है, आपने जो पढ़ना वो तो पढ़ नहीं रहे हो, कुछ और ही देखी जा रहे हो। मैं कहा नहीं मामू, वो ये कह रहे हैं आने वाले टाइम में हम सब कुछ एआई से कर देंगे, जो मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है। सब बच्चे ब्रेन स्टॉर्मिंग पता नहीं सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। सेमिनार रूम हो, कॉलेज का ऑडिटोरियम हो, अगर हम सिंगल सिंगल बच्चे से बात नहीं करेंगे ना, उनके मन में क्या चल रहा है नहीं पता लगेगा। देखिए मेरे साथ तो बहुत हुआ था, मेरे को तो हर टाइम बोलना होता था क्लास में खड़े होके या सेमिनार रूम में। टीचर्स उन्हीं बच्चों की ड्यूटी लगाती थी जो दिखने में कॉन्फिडेंट हैं, वे ऑफ गुड लुकिंग है। भई वो आर्ट्स स्ट्रीम से, उनको ये चीज़ें उनकी उनके लिए ईज़ी है, बट कॉमर्स वाला बच्चा सिंपल रहता है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं है जो बच्चा बहुत अच्छे कपड़े डाले वो ही सुंदर है। मैंने कल अपने मामू से बैठ के बात की, उनका उनका मुझे समझाने का तरीका इतना टीचर से भी अच्छा रहा। मैं टीचर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। वो मुझे कहते हैं कि यूजीसी नेट से बच्चे जो दूर-दूर से आ रहे हैं, मैंने कहा मामू कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई वो मेरी बात को बीच में काटते हैं। जैसे हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं किसी टॉपिक पे, जब हम रीज़निंग पढ़ते हैं, मैं उस पे भी आती हूँ, हितवा भाषा वाला टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसमें भी ऐसे लॉजिकल रीज़निंग, उसमें लॉजिकल ढूँढना होता है। तो मैं ये बोल रही थी कि जब ऐसी चीज़ें चलती हैं तो वो देखने वाले की आप पर्सनैलिटी पे चले जाते हो, जो हम सब अभी कर रहे हैं। अभी हम यही कर रहे हैं ना, बड़े-बड़े कोचिंग सेंटर की वो सबसे ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं। अंदर का मटीरियल क्या है वो आपको भी पता लगेगा कि जब आपने लाइव क्लास लगाई थी और जब आपने ऑनलाइन कोचिंग के सेंटर का मटीरियल उठाया था, दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहाँ पे आप खड़े हो, कहाँ पे आपको होना चाहिए था और कहाँ पे आपके पेरेंट्स की कंडीशन आपकी वजह से है, ठीक है? आपके ही वजह से आपके पेरेंट्स के साथ जो हो रहा है मेंटली हो गया या फिर मार्केट में, वो आपकी वजह से ही है।
आई नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितने भी टीचर्स सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन होता है उनका, नए-नए टीचर्स, आप क्या सोच के पढ़ाई करते हो? आप ये सोच के पढ़ाई करते हो, ये भी तो सेम ही बोलेंगे, ये भी तो वैसे ही पढ़ाएँगे, ऐसा नहीं है। उस सब्जेक्ट के अच्छे से अच्छे टीचर मिलना, जैसे हम किसी मार्केट में जा रहे हैं, हमें ये शूज़ नहीं पता, उसमें 100 दुकानें होती हैं। आजकल के टाइम में वो चीज़ आपको टीचर्स के रूप में देखने को मिलेंगी। मतलब मैं कंपैरिज़न नहीं, मैं मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी, ट्रिक्स, पैटर्न बता रही हूँ, ठीक है? अ अब जिन्होंने इसको कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, वो तो डिकोडिंग करना सीख देंगे कि इसको प्रोफेशनलिज्म में क्या बोला जाता है। हमें प्रोफेशनलिज्म नहीं आती है, हमें सिखाई ही नहीं गई है, हमें केवल और केवल रियल लाइफ की एग्जांपल को देख के वहीं छोड़ दिया गया है। मैं मानती हूँ कि रियल लाइफ की एग्जांपल बहुत अच्छे टीचर समझाते हैं, बट उसको प्रोफेशनलिज्म में कैसे बोलते हैं, कैसे वो प्रोजेक्ट भी तो सिखाने चाहिए जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाए जा रहे हैं। वो केवल और केवल थ्योरीज पे फोकस करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आपको रियल लाइफ में थ्योरीज उस भाषा में बोलते हुए सब नजर आएंगे, वो भी आपको डिकोड करना पड़ता है, वो भी आपको अंदर घुसना पड़ता है, डेप्थ में काम करना पड़ता है, ठीक है? मेरा गुस्सा नहीं बोल रहा, जब स्ट्रेस होता है ना दिमाग में, तो ये चीज़ें निकलती हैं। किसी भी टीचर की गलती नहीं है, ये हमारी भी गलती है। ये आधा काम उन्होंने करवा दिया, आधा काम हम करेंगे। जब जितना उन्होंने समझा दिया, उसकी डेप्थ में जाना आपका खुद का काम है। जब पेरेंट्स कोई बात बोलते हैं, डेप्थ में बात करना, समझना आपका काम है। क्यों? क्योंकि आप जब बाहर निकलोगे, जो भी परसेंटेज रहेगा, 70% रहेगा वो आप घर से करके चले जाओगे, बट 30% जो रहेगा वो आप जाके लाइव देखोगे। बस आपका केवल लाइव देखना बाकी रह जाता है, क्योंकि आपने जब तक आप सीखने में इतना टाइम क्यों लगाते हो? सीखने का मतलब ये नहीं है कि थ्योरीज की क्लासेस ही लगा रहे हो। सीखने का मतलब 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए, जितना टीचर ने सिखाया, ठीक है? दूसरा, बेसिकली आपको उसको डेप्थ में काम करना है। डेप्थ में कैसे काम करोगे? उसको जितना हो सकता है रिसर्च करिए, ठीक है? उसको रियल लाइफ में जोड़ के देखिए। थर्ड नंबर पे आपकी कंडीशन क्या है, उस पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्या वो पुराना कॉन्सेप्ट, अगर वो 19th सेंचुरी का, फॉर एग्जांपल, कि 19th सेंचुरी में तो हमारे इंडिया में गाने चलते थे, गाने नहीं चलते थे, आपका फोकस वहाँ पे था। सो अपने आप को ऐसे ही पहचानना पड़ेगा। अभी मैंने बहुत कम बातें शेयर करी हैं, टॉपिक पे आते हैं, बहुत मिक्स हो गया। स्टार्टिंग का कुछ अलग सा मैं स्टार्ट करती हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, नहीं तो आप बोरिंग से करोगे, ये तो बोरिंग है, ये तो ये है। हाँ जी, तो डोमिनेंट फर्म की बात अगर हम करेंगे, डोमिनेंट फर्म एक्ट द, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या आ रही है? द स्मॉल फर्म, यहाँ पे सॉरी गलत वो हो गया, द स्मॉल फर्म इन द इंडस्ट्रियल अलाउड टू सेल ऑल द वॉन्ट एट दैट प्राइजेस। स्मॉल फर्म्स क्या होते हैं? स्मॉल फर्म्स तो वैसे 19th और 20th सेंचुरी का वर्ड हो सकता है, जो कि फॉरेन कंट्रीज में पहले बोला जाता था। इन इंडस्ट्रियल आज की इंडस्ट्री आप देख सकते हो, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर इंडस्ट्री बन गई है, बड़ी बड़ी कॉलेज की इंडस्ट्रीज बन गई हैं। अभी मैं बताती हूँ, टू सेल ऑल द वांटेड दैट, हाँ बिल्कुल हो भी असर है। वो जिस भी पैकेज पे बोलते हैं, आपको खरीदना पड़ता है। आपको पता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो ये कह के बोलते हैं कि आपको इससे अच्छा मटेरियल नहीं मिलेगा, बट आप जब सचमुच में रिसर्च करते हो, आपको पता लगता है कि उन्होंने जो कहा था, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कहा था, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने टाइम के हिसाब से कहा था, बहुत अच्छी बात है। बट उससे भी अच्छे अच्छे पढ़े होते हैं, बट आप उसी चीज़ में रह जाते हो, रिसर्च एक्सप्लोर नहीं करते हो। तो आप, इसका मतलब क्या हुआ? द स्मॉल फर्म इन इंडस्ट्रियल अलाउड टू सेल ऑल द वांटेड प्राइसेस, ठीक है? डोमिनेंट फर्म एट द रेजिडुअल सप्लायर ऑफ द कमोडिटी। रेजिडुअल कौन होता है? अब ये देखते हैं। वो कमोडिटी का सप्लायर का रेजिडुअल डोमिनेंट फर्म को माना जाता है। डोमिनेंट फर्म एक्ट द रेजिडुअल सप्लायर ऑफ द कमोडिटी। किसी भी प्रोडक्ट का वो रेजिडुअल सप्लायर होता है डोमिनेंट फर्म के अंदर। द डोमिनेंट फर्म सेट द प्राइजेस, एक मिनट, the dominant firm set the prices for commodity that maximize its profit. Small firm industry behave as a price stick. जब भी कोई डोमिनेंट फर्म आजकल के आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से किस कैटेगरी में अंडर होते हैं। कोचिंग सेंटर्स हो गया, यूट्यूब ऑनलाइन चैनल हो गया, आसपास के कॉलेजेस हो गया। कई बार ना आप किसी भी ऐसे सेंटर में या ऐसी डिपार्टमेंट में जाते हो, जैसे सुविधा केंद्र हो गया, जहाँ पे सामने वाले से आपको फील हो रहा है कि ये तो डोमिनेट कर रहा है, ये तो आप पे हक जाता है, दैट इज अ डोमिनेंट फर्म। बस सीधी सी बात है। सेट द प्राइजेस फॉर कमोडिटीज। उनकी जो कमोडिटीज ना, एक इकोनॉमिक्स का वर्ड नहीं है, उसका मीनिंग समझो, इसको डीकोड करो। कमोडिटीज का मतलब होता है कोई भी चीज़ हो, कोई भी जहाँ से आप पैसा पे करो, आपको बदले में कुछ मिल रहा है, दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट स्मॉल फर्म इंडस्ट्री बिहेवियर। हाँ, तो हम स्मॉल फर्म से हैं। स्मॉल फर्म मतलब क्या हो गया? या तो हमारा कुछ छोटा सा काम हम किसी से लेने गए थे किसी भी रूप में, तो हम स्मॉल फर्म का मान के चलते हैं। हम अज्यूम करेंगे, हम सच में नहीं। अज्यूम का मतलब क्या होता है पहले पता है आपको? अज्यूम मतलब मानना ही है, सच में नहीं मानना।
इस मानने के अंदर क्या होता है, केवल आपने इस टाइम के लिए मानना है। जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो आप देख लोगे, तो आपको वो चीज़ वहीं छोड़ देनी है, आप आगे बढ़ जाना है। वो चीज़ दिमाग में नहीं रखनी है, जो मेरे साथ बहुत होता है। डोमिनेट फर्म दैट कम्स इन टू फिल द मार्केट, हाँ, उनको पता होता है कि यहाँ पे जगह खाली है, हम यहाँ पे अपना पूरा का पूरा डोमिनेट राज कर सकते हैं, राज बोल सकते हैं, राज, सिंपल सी बात है। द डिस्पोजेबल इनकम इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इनकम इंक्लूडिंग ऑल द गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ग्रांट। हाँ जी, डिस्पोजेबल इनकम क्या मतलब, क्या होता है डिस्पोजेबल इनकम? मतलब होता है बेसिकली, जैसे आप कोई ग्लास यूज करते हो, प्लास्टिक यूज करते हो, वो डिस्पोजेबल है। मैं पहले अज्यूम सुनना, क्योंकि मेरे पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, मैं यही चीज़ बोल रही हूँ। मैंने खुद ने जाके एक्सप्लोर करना है कि कौन से एरिया में देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं इसको कट नहीं करूँगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर कोई यूट्यूबर है, यूट्यूबर का काम क्या है, दुनिया के बड़े बड़े शहरों में जाके एक्सप्लोर करना। तो मानते हैं इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, बुक्स के अंदर लिख देते हैं। वो उन्होंने जो 19th और 20th सेंचुरी में जो एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने बुक्स के अंदर लिख दिया। अब वो अगर पूरे एक एक वर्ड में लिखने बैठते, आते 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 उसको राइटर्स ने, ऑथर्स ने छोटा कर दिया। ये छोटा सा डिस्पोजेबल इनकम एक वर्ड बना दिया। बट डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है, जब आपकी टोटल इनकम में जो डायरेक्ट टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं, वो कट के जो इनकम आपके पास आती है, वो डिस्पोजेबल इनकम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्लास्टिक का ग्लास यूज किया, एग्जाम्पल है, सच वाली एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल भी वो चीज वाली नहीं मिलती है जो आप सचमुच में चाहते हो। इसमें भी आपको भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बेसिकली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई प्लास्टिक का ग्लास यूज़ करते हो, प्लास्टिक के ग्लास के टाइम जब आप उसको दो टाइम डिसाइड कर दो, या तो उसको फेंक लो या तो उससे कोई चीज़ बना लो। तो ऐसे ही आपकी इनकम को डिस्पोजेबल इनकम माना जाता है, कि आप के पास वो इनकम आ रही है जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स कट चुका है, डायरेक्टली कट चुका है या इनडायरेक्टली कट चुका है। समझ में आया जरूर होगा, मुझे पता है। अब आप कहोगे कि मुझे रियल लाइफ वाली एग्जांपल चाहिए। मेरा भी सेम क्वेश्चन होता है टीचर्स के, भाई मुझे वो एग्जांपल चाहिए जो सच में यूज़ हो रही है। अब मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं ढूंढने जाऊँगी तो मैं पढ़ाऊँगी कब? हाँ, यही चीज़ तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि सब चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जहाँ वही चीज़ कराओ जो चीज़ है। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल गवर्नमेंट सब्सिडी एंड ग्रांट, इनकम इंक्लूडिंग ऑल सब्सिडी गवर्नमेंट। हाँ, बोला तो जाता है कि इनकम में जितनी भी गवर्नमेंट की सब्सिडी है और ग्रांट मिलती है, ग्रांट। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिए, आप जितने भी इकोनॉमिक्स टीचर से पढ़ाई कर रहे हो, +1 से लेके अब तक, वो सब लोग ना जितना उनसे होता उतना कवर करवा रहे हैं। कोई भी इंसान पूरी इन्फॉर्मेशन, जानकारी नहीं रख सकता किसी के दिमाग में, क्योंकि ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन फेस बहुत ज़्यादा है। इतनी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, और अगर आप ये सोचोगे अगर मैंने एक टीचर से वीडियो लगाई थी तो उससे मुझे सब कुछ मिल जाना चाहिए, उसको पूरे वर्ल्ड और ब्रह्मांड की नॉलेज होनी चाहिए, ये इम्पॉसिबल है। आपको पता है, इसीलिए एक टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पे जाना पड़ता है, दूसरे के बाद तीसरे, ऐसे ही पढ़ाई हो रही है आज के टाइम में। आपको तो सबसे ईजी बात है कि आपको जा के लाइव नहीं लगाना पड़ रहा है। पहले वाले टाइम में जब आपके पेरेंट्स का टाइम था, इसीलिए उनकी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि उनको बाहर दिल्ली में या दूर दूर जाना पड़ता था, इतने पैसे नहीं होते थे। वो चीज़ आपको सबसे शॉर्टेस्ट तरीके में दी गई है। हाँ जी, इनकम अवेलेबल टू इंडस्ट्री, इनकम आफ्टर डिडक्टिंग इंटर। अब मेरी बात जो मैं बीच में बोल रही हूँ ना, उस पर फोकस मत करना, वो सिर्फ आपको प्रेजेंट में रखने का एक तरीका है, उसको थोड़ा रियल लाइफ से जोड़ रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, इनकम आफ्टर डिडक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, मैंने बोला था इनकम अवेलेबल टू इंडस्ट्री आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस बट नॉट मिक्स, इनकम अवेलेबल टू इंडस्ट्री आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस नॉट मिक्स। इनकम जब इंडस्ट्री को मिलती है, किसी भी डायरेक्ट टैक्स पे करने के बाद ही मिलती है। हाँ जी, उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद आ रहा है कि डोमिनेंट फर्म सेट द प्राइसेस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड स्मॉल फर्म बिहेव एज अ प्राइस टेकर। डोमिनेंट फर्म को वो प्राइस सेट करते हैं ताकि अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें, एंड स्मॉल फर्म बिहेव एज अ प्राइस टेकर, जो प्राइस बड़े ने सेट किया वो छोटी फर्म्स को फॉलो करना है। जैसे घर में होता है, घर में जो रूल सेट किए जाते हैं वो उसको फॉलो करना पड़ता है। बट अभी अभी भी जितना भी पूरा इंडिया का कंट्रोल है, हमारे जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, आपको नाम नहीं पता होगा, बट इस पॉइंट में वो ये कहना चाह रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा, आपको रियल लाइफ में एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जो डोमिनेंट फर्म है वही प्राइस सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, वही आज के टाइम की है, ठीक है। आपको वो वाली एग्जांपल में ध्यान देना पड़ेगा। डोमिनेंट फर्म बचा कुचा मार्केट को फिल करती है, रेजिडुअल सप्लायर और स्मॉल फर्म जितने चाहे उस प्राइस पर बेच सकती है। रेजिडुअल सप्लायर बीच के सप्लायर होते हैं, जो, हाँ, अगर आपको नहीं पता होता ना कि इसका नाम क्या है, ये कौन है, आपको यही नहीं पता होता कि आप थ्योरी तो पढ़ा रहे हो, आपको ये नहीं, आप ये नहीं बताते हो मैम कि बेसिकली वो पर्सन का पर्टिकुलर नाम क्या। इसमें मेंशन किया गया रेजिडुअल सप्लायर, मतलब वो जो प्राइस को बिल्कुल उस हिसाब से बेचता है जिसको जितना कहा गया, ठीक है।
बीच में मिडल का काम करता है। ये जर्नी दिमाग की जर्नी है। पहले आपको दिमाग से जीतना पड़ेगा, दिमाग के बाद आपको अपने मुंह से जीतना पड़ेगा कि आप कौन से भाषा, कौन से शब्दों का सही सही इस्तेमाल करो। जल्दी जल्दी के चक्कर में, ज़्यादा नॉलेज के चक्कर में ऐसे वर्ड्स मत निकाल देना कि इन्फॉर्मेशन ही मिक्स हो जाए, बहुत लंबी हो जाए। सेंचुरी एंड ऑथर, हाँ जी, 20th सेंचुरी का क्वेश्चन है। 20th सेंचुरी मतलब अब तो 21st चल रही है, 22nd आने भी अभी नहीं है, 100 साल पूरे होंगे फिर आएंगे। तो 1930 से 1950 तब आपको फिल्मों का सब याद है, आपको हिस्ट्री याद है, आपको स्पिरिचुअलिटी याद है। में बहुत फेमस हुआ, जैसे बड़े कार्ल फॉरन चीमर और जॉर्ज स्ट्रिगलर जैसे बड़े इकोनॉमिस्ट ने डिटेल में स्ट्रक्चर किया। नाम देखो कितने बड़े बड़े हैं, कार्ल फॉर चीमर और जॉर्ज स्ट्रिगलर। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट किया जा रहा है। और इकोनॉमिस्ट ने डिटेल में स्ट्रक्चर किया था। अब ये जो इकोनॉमिस्ट थे, आपको ये पता होना चाहिए क्या काम करते थे। ये स्ट्रक्चर करते थे, ये लिखते ही नहीं थे। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1930 और 1950 के बारे में ये तक स्टार्ट किया गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे छोटे से डायग्राम के बारे में। बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड डोमिनेंट फर्म सेट्स द प्राइस। मान लो कोई भी चीज़ 100 रुपीज़ की है, उन्होंने, वो पहली बात आपको पता होना चाहिए, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, वो कॉर्पोरेट ब्रांड बनने जा रहा है। 100 रुपये से स्टार्ट किया था, वो कॉर्पोरेट ब्रांड बनने जा रहा है। आज के टाइम में वो कोई दुकान हो सकती है, कोई रेडी वाले हो सकती है। वो कौन है बेसिकली? वो जिनके अंडर वो काम कर, उनको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी ने दुकान खोलनी है, उसको पहले वाले उसका प्राइस पता होगा। देखिए, अगर वो जिस भी फर्म और इंडस्ट्री के अंडर काम कर रहा है, जितना उसको बोला जाएगा उतने में वो बेचेगा, चाहे वो कोई किराने वाले हैं, चाहे वो कोई रेडी वाले हैं। ये होता है, मेरे रियल फैमिली में भी ऐसे ही है। अगर मार्केट में जो सूप का प्राइस चल रहा है, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। डोमिनेंट फर्म मतलब जो पीछे से फर्म जो बड़े बड़े होटल शुरू करे, वो सूप बेचते हैं, सब लोगों को वो प्राइस है ना, तो उसके अंडर ही आपको बेचना पड़ेगा। द प्राइस सेटर, वो बड़ा मॉल या ब्रांड अपनी ताकत के हिसाब से प्राइस सेट कर देता है ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्राइस सेटर, अब ये बड़ा मॉल या ब्रांड की बात अपनी ताकत के हिसाब से प्राइस सेट कर देता है। तो यहाँ पे प्राइस ही होते हैं, हर चीज़ के प्राइस सेट किए जाते हैं। वो प्राइस आपको मॉल में किस प्राइस पे मिल रहे हैं, मार्केट में क्या, उसके हिसाब से प्रॉफिट भी होता है उनको। देश के पूरे सिस्टम और सप्लाई चेन पर कंट्रोल होता है। ये चीज़ है प्राइस सेटर। प्राइस सेटर समझ में आ गया? मॉल को चलाने वाला कोई और होगा, बट मार्केट के अंदर, सिंपल मार्केट के अंदर वो सबसे बड़ा प्राइस सेटर है। प्राइस टेकर को, जो आपसे आसपास के छोटे दुकानदार हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी के प्राइस चलाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जो प्रोडक्ट है वो अपने हिसाब से बेच ही नहीं सकते, वो कम पे बेच ही नहीं सकते, उनको पता होता है। और लेने वाले को भी पता होता है, लेने वाला भी जो आने वाला है, प्राइस परचेज करने वाले जो लोग आने वाले हैं, वो खुद उनके ऊपर सवाल उठाएंगे। क्या करेंगे, आप इतने में प्राइस क्यों बेच रहे हो? वो उनसे सवाल नहीं करेंगे कि उसके पीछे डोमिनेंट फर्म का हाथ है, वो उसकी मजबूरी है। हाँ जी, अगर वो बड़े बड़े ब्रांड से महंगा बेचेंगे तो कोई उनसे नहीं खरीदेगा, इसीलिए वो चुपचाप उसी प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं या प्राइस टेकर बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा मीनिंग? हाँ जी, कई बार पेरेंट्स मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, रोज असिमेट्री का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग गेम कंट्रोल करते हैं आम इंसान को, उनके लिए। हाँ जी, ये क्या हुआ था बेसिकली, ये चीज़ ना आज से शुरू नहीं हुई है, बहुत पुरानी चीज़ है। अगर आप कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग देखो, 19 और 20 सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, तो मतलब आपके पेरेंट्स भी तब जिंदा होंगे, छोटे होंगे, मतलब तब से कॉन्सेप्ट चल रहा है। बट पेरेंट्स को पूरी रियलिटी नहीं पता थी। रियलिटी कौन बता रहा है? आजकल के स्टूडेंट्स बता रहे हैं, आजकल के टीचर्स बता रहे हैं। अगर ये चीज़ पहले से पता होती, मतलब टीचर्स के टाइम, अपने आपके पेरेंट्स के टाइम में ये होता, तो उनको आज ये चीज़ों का सामना ना करना पड़ता। तो मतलब ये क्या रहा है कि असिमेट्री आ रही है। डिस्पोजेबल इनकम, घर की असली कमाई। हाँ जी, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि इनकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनकम जो आपको कमाई थी, इंडिविजुअल हो गया, हाउस होल्ड हो गए, आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस। आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जब हमने डायरेक्ट टैक्सेस खुद पे किए थे, टैक्स देने के बाद जो पैसा सच में खर्चे के लिए बचता है, वही चीज़ आ गई। आपने जैसे प्लास्टिक ग्लास को यूज़ किया, आपको ही किसी ने यूज़ कर लिया, कौन थे वो? जितने भी गवर्नमेंटल के रूल्स हैं, दैट इज़ ए रियल डिस्पोजेबल इनकम। आपने +1 में पढ़ा था, आपको याद है? नहीं याद है। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज और ग्रांट्स भी इंक्लूड होती हैं, जो डायरेक्टली लोगों को मिलते हैं। कई बार मिलते हैं, कई बार जिनको पता ही नहीं है, वो कैसे करेंगे? सो दिस इज अ पॉइंट। हाँ जी, उसके बाद मैं बात करूंगी टोटल इनकम की। अगर मैं बात करूँ, टोटल इनकम में ग्रॉस मनी आती है। ग्रॉस मनी मतलब टोटल मनी, ठीक है, जिसमें से सारे
डायरेक्ट खर्चे सीधे गवर्नमेंट के पास जाते हैं। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस लिख दिया, अगर टैक्सेस आ गया ना मतलब वो गवर्नमेंट की कमाई है। सारा का सारा हिस्सा गवर्नमेंट अपने आप ले लेती है, खुद आपके पास लेने नहीं आएगी। वो कहीं ना कहीं उसने ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। आप इतना प्रोडक्ट यूज करते हो, उसके पीछे इतनी सारी डिटेल्स होती हैं, आप कभी पढ़ते हो? अगर पढ़ लिया तो इजी नहीं हो जाएगा आपको, है ना? आपको सब स्ट्रेस कम नहीं हो जाएगा? आपको हर चीज़ की जानकारी नहीं होगी? आप बाहर मार्केट में जाके ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कोई वहाँ पे बैठा बताने वाला हो। नहीं, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा। हाँ जी, उसके बाद आ गया प्लस। आता कि अपने पास कहा जाता है कि सब्सिडी आती है, ग्रांट आती है, अगर कोई सरकारी मदद या पेंशन मिलती है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ बदले में हमें ले ली जाती है, वो यही कहना चाह रहे हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यही चीज़ यहाँ पे भी चल रही है, बिल्कुल चल रही है। सो डिस्पोजेबल इनकम असली पॉकेट की में जो सच में है। हाँ जी, रियलिटी चेक हमारे पास हो गया। इनकम पर डायरेक्ट टैक्स से कोई मैंडेटरी सरकारी फीस कट जाती है, तो उसमें से अगर कोई छोटी मोटी सरकारी बचत या सब्सिडी सिलेंडर पर डिस्काउंट जुड़ती है तो आखिरी पैसा हाथ में बचे। बट आजकल वो नहीं मिलता है, नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं मिलती, किसी किसी को नहीं मिलती है। जैसे अपने मार्केट में जाकर खाना, कपड़े, दवाइयाँ और खर्च कर सकते हैं डिस्पोजेबल इनकम। हाँ जी, जब आप बोलती हैं कि घर के हालात के बारे में पढ़ना होता है तो डिस्पोजल इनकम वाले आ रहे हैं, जो मार्केट में चीज़ महंगी है, डिस्पोजल इनकम नहीं रहती है, तो पेरेंट्स एडजस्ट करना पड़ता है, ये वही दर्जा जो। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे और इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लें, बिल्कुल करेंगे। अब हम बात करूँगी इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में, ये थोड़ा अलग सा टॉपिक है। महंगाई की मार, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। हमारे घर में ही क्यों बढ़ रही है? ये हमारे घर में नहीं बढ़ रही। एक इंसान की 10,000 इनकम है, उसकी परचेजिंग पावर इतनी कम है, कहाँ से खरीद ले? अब आपको समझ में आया परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? परचेजिंग मतलब मेरे पास खरीदने की शक्ति कितनी है, मेरे पास पैसे 10,000 है, खरीदना मैं उसकी फिर नहीं होगी। रूल्स एंड रेगुलेशन इतने हैं, डायरेक्ट टैक्सेस बीच में जा रहे हैं, वो भी पता नहीं सब्सिडी मिल भी रही है नहीं मिली। प्राइसेस आर राइजिंग, पर रियल लाइफ में इसका मतलब है कि थाली से एक सब्जी कम हो गई है। दिस इज द पॉइंट। बुक्स के अंदर इतनी प्रेजेंटेबल तरीके से लिखा गया है, जब हम उसको रियल लाइफ से जोड़ते हैं तब पता लगता है कि क्या चीज़ हो रही है। अब एक रियल केस आपके सामने रखती है। एक इंसान जो 12 से 13 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में उसको बोला जाता है बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट और वेज एक्सप्लॉयटेशन। उसको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, उससे 12 से 13 घंटे, पहले वो तो 8 घंटे काम करवाया जाता है, पर बेसिकली वो चाइल्ड लेबर के अंडर आता है। बट ये चीज़ अगर आप खड़े होगे किसी मार्केट में बोल दोगे, आपके अंदर इतनी हिम्मत है? नहीं बोल सकते ना। इसीलिए तो टीचर्स के बाद केवल इतनी ही पावर होती है कि वो अपने कॉन्सेप्ट में केस स्टडी बना के उसी का रूप बदल के दूसरे तरीके से समझाया जाए, जैसे एक्टर करते हैं अपनी एक्टिंग के रूप में, ठीक है, उसी तरीके से आपने भी यही करना है। हाँ जी, इसके बाद बहुत बड़ी वीडियो होगी, अब इसको ब्रेक देते हैं।